गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लौट आए हैं आज आपके नई वीडियो के साथ। 12th क्लास का कुछ पिछली बार चार्ज के बारे में बात हुई थी। अब उसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं और जानेंगे चार्ज से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। चार्ज अगर कहीं किसी स्पेस में, फ्री स्पेस में आता है तो उस फ्री स्पेस में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें होती है, उसी बारे में अब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक है चार्ज। हम लोगों ने चार्ज की डेफिनेशन पिछली बार पढ़ रखी थी, है ना। हम लोग बहुत अच्छे समझ लिया था कि चार्ज होता क्या है। कि चार्ज क्या होता है, कि चार्ज किसी भी राशि का या किसी भी वस्तु का एक भौतिक गुण होता है जिसके कारण अन्य वस्तुओं को ये आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है, जिसके प्रभाव के कारण अन्य वस्तुएं आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होते हैं। दैट्स मीन चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स मीन कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु का भौतिक गुण होता है। और जब इसी वस्तु को किसी वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल प्रभावी हो जाता है, इस पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इस पर वर्क करता है। और इसी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के कारण यह अदर ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करता है, उनको भी वो आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। एक बात आप लोगों को बताई गई थी कि हर एक चार्ज पर, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है। इट्स काइंड ऑफ टू टाइप्स, है ना। क्यू की, जिसको हम क्यू से दिखाते हो, क्यू की जो वैल्यू थी मैंने बताया थी, इट्स मे बी टू टाइप, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज निगेटिव। मतलब पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार का हो गया, चार्ज दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ई के बराबर होता है ना। तो इस तरह से अगर किसी भी जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई हो जाएगा। जहां पर ई का जो मान मैंने बता रहा था कि आपको कितना मान रखना होता है, -1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। ये इतनी बात पिछली वीडियो में आपको बताई गई थी, इतनी नॉलेज हम लोग को अभी से पहले से है। अब बात करते हैं कि अगर दो चार्ज एक साथ मिलाए जाए, जैसे मैंने कहा एक चार्ज हमारे पास है, एक आवेश है Q, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया था, एक चीज हम बता दें, मान लो एक माइनस चार्ज है, इसके नजदीक कोई दूसरा माइनस चार्ज लेकर के आएंगे तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपल्स टू ईच अदर। एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अथवा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दो आवेश है, माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब एक दो ऋणात्मक आवेश दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक निगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए तब क्या होगा, तो हम कहते हैं कि एक अगर निगेटिव आता है एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। दैट्स मीन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, हमें यही प्रॉपर्टी याद रखनी होती है और इसी आधार पर आगे की चीजें समझनी है। अब बात आती है आकर्षित ही क्यों करते हैं, क्यों आकर्षित करते हैं। मेन बड़ा पॉइंट तो यही बता कि आकर्षित क्यों करने लगते हैं। तो सीधी सी बात है,
इनके बीच में अभी हम डेफिनेशन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके बीच में एक फोर्स, मतलब ये जो जब भी कहीं पर भी आवेश आता है तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर एक फोर्स उनका अनुभव करने लगता है कि उसके अंदर एक फोर्स आ चुका होता है, और उसी फोर्स के प्रभाव के कारण वो अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपल करने लगता है। तो जैसे ये नेगेटिव इसका अपना फोर्स है, ये पॉजिटिव है इसका अपना फोर्स है, तो निगेटिव निगेटिव को दूर ले जाएगा, दूर फेंक देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, निगेटिव क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होता है, दोनों के फोर्सेस एक दूसरे से बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जो चार्ज बड़ा होगा वो छोटे चार्ज को अपनी ओर ले आएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एवरी चार्ज हैज अ फोर्स, प्रत्येक चार्ज के पास एक फोर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कहते हैं, या वैद्युत बल कहते हैं। और यह बल किस कारण आता है, क्यों आता है, इसका आने का क्या रीजन है। तो इसका रीजन ये होता है, ये होता है कि प्रत्येक चार्ज के चारों तरफ एक उसका फील्ड जनरेट हो जाता है। फील्ड का मतलब एक क्षेत्र जनरेट होता है, एक बाउंड्री जनरेट हो जाती है, बन जाती है। हर एक आवेश का अपना एक प्रभाव क्षेत्र हो जाता है कि किस प्रभाव क्षेत्र तक उसका बल कार्य करेगा। जैसे कि हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं, मैग्नेट की एक लिमिटेड एरिया होता है, एक लिमिटेड फील्ड होती है, उस फील्ड के चारों तरफ उसका प्रभाव, या उस फील्ड में उसका प्रभाव काम करता है। इस फील्ड से आप बाहर जाओगे तो इसका कोई भी प्रभाव दूसरे चुंबक पर या दूसरे मेटल पर कार्य नहीं करता। सेम यही चीज यहां पर भी होता है, आवेश के चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है, एक इसके चारों तरफ एक इफेक्टिव फील्ड होता है। इसी इफेक्टिव फील्ड को हम कहते हैं, हम इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका जो मान होता है ठीक वैसे ही होता है, मतलब इसका जो नेचर होता है ठीक इस चुंबक के चारों ओर उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है। हम लोगों ने देखा था कैसे इसकी प्रॉपर, मतलब इसके जो नेचर, इसके नेचर से कैसे मैच करता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो नेचर होता है चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र से कैसे मैच करता है। हम लोग जानते थे कि जैसे जैसे इस ध्रुव से दूर जाओगे, मतलब ये जो पोल होता है, चुंबक का जो पोल होता है, इससे आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, इस एन का प्रभाव, इस चुंबक का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगता है। चाहे आप इधर से आओ, चाहे इस एस पोल से की तरफ चलो, या एस पोल से दूर जाओ, तो दूर जाने पर इसका प्रभाव घटता है, इसकी तरफ आने पर प्रभाव इसका बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी होता है, वैद्युत क्षेत्र का भी सेम नेचर होता है कि किसी आवेश के नजदीक आने पर उसका प्रभाव बढ़ेगा और आवेश से दूर जाने पर उसका प्रभाव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। दैट्स मीन इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली व्हेन वी गो फॉर अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लगातार घटता रहता है जब हम आवेश से दूर चलते हैं, है ना। एंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन वी कम नियर टू द, व्हेन वी कम टुवर्ड्स द चार्ज। जब हम आवेश की तरफ चलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है। और ये जो वैल्यू है, तो वैल्यू होती है, ये हर एक पॉइंट पर बढ़ने लगती है, हर एक पॉइंट पर घटने भी लगती है। दूर जाएंगे अब हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू घटती भी मिलेगी, नजदीक आएंगे तो इसका मान बढ़ने लगता है। दैट्स मीन वैद्युत क्षेत्र का भी अपना एक मान होता है हर एक पॉइंट पर, और इसी मान को या इसी वैल्यू को, वैद्युत क्षेत्र के उसी वैल्यू को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वैल्यू को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के नाम से जानते हैं। बात बच्चों समझ में आ रही है? बहुत ही मैं छोटे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। मैंने इसीलिए चुंबक को यहाँ बना रखा और यहाँ पर आवेश को दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब जो इसका प्रभाव क्षेत्र होता है आवेश के चारों ओर का, वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या यूं कहे the area the field around a charge where we can feel the effect of where we can feel the effect of charge, and this area is called, या this field is called the electric field। बात समझ में आई? और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द वैल्यू एट द पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र और ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जब केस आएगा तब वहां पर बात करेंगे इसका नोटेशन क्या होता है। तो अभी इसकी ये हमारा सिर्फ समझने के लिए मैंने बेस बना रखा था, इसलिए इसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना। हमें जो डिस्कस करना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ये हमारा हो जाता है वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा हो जाता है वैद्युत क्षेत्र। अब ये हो गया इसके चारों ओर का जो इफेक्टिव एरिया होता है ना, द एरिया द फील्ड अराउंड अ चार्ज, द इफेक्टिव एरिया अराउंड अ चार्ज दैट शोज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक दैट शोज द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कहें हिंदी में अगर बोले तो हम ये कहते हैं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र फैला होता है, या जहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लेकिन हम ऐसा डिफाइन नहीं करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को, ये इतनी आसानी से नहीं करते हैं। थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होता है, 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा तरीके से हमें करना पड़ता है। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसी भी आवेश पर कार्य करती है। अब वैद्युत क्षेत्र है मतलब कोई ना कोई तो आवेश पहले से रहा होगा। अब उसकी प्रभाव को फील करने के लिए एक नया आवेश लाना पड़ेगा ताकि पता चले कि है भी नहीं है, प्रभाव क्षेत्र है भी नहीं। अब तो हमने कहा पहले से हमारा एक आवेश था और इसके बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है इसका। अब इस क्षेत्र को अनुभव करने के लिए कोई दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा ना। तो हम जो नया चार्ज लेकर के आते हैं, जो नया चार्ज मानते हैं या लेकर के आते हैं, उसे हम क्यू नॉट से शो करते हैं और इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश मतलब जिस पर परीक्षण किया जाता है ना, जिसको टेस्ट किया जाता है उसी को कहते हैं परीक्षण आवेश। और इसे क्यू नॉट से दिखाते हैं। ध्यान रखना गलतियां बच्चों से यही होती है, जीरो मान लेते हैं, जीरो नहीं होता। ये छोटा सा इसके सफिक्स में, ये इसके नीचे लिखा होता है जीरो। ठीक है, ये जीरो टाइप का वो बना होता है, तो इसे क्यू नॉट कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश पर अप्लाई होगा। अब जो अप्लाई होता है किस रूप में अप्लाई होता है? तो हम ये कहते हैं कि एक आवेश जब दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो जाहिर सी बात उनके बीच में फोर्स काम करेगा। और ये जो फोर्स होता है किसी भी आवेश पर जो लगने वाला फोर्स होता है, किसी भी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला फोर्स का जो मान होता है उसे उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखा जाता है उसी बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमारा ये परीक्षण आवेश है और इसके इस पॉइंट पे मानो हम लोग का छोटा इस पॉइंट पर क्यू नॉट को ला करके रखा गया। ठीक है, तो जो ई की वैल्यू होती है हर एक पॉइंट के लिए होती है, पूरे क्षेत्र के मान को शो नहीं करता है। इसका ई का मान, ई का एक स्पेसिफिक मान किसी एक पॉइंट को शो करेगा, ना कि पूरे क्षेत्र को शो करेगा। क्योंकि आपको पता है कि आवेश के नजदीक आने पर ई का मान बढ़ेगा, आवेश से दूर जाने पर ई का मान घटता है। तो इस तरह से ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट बनता है। तो हम ये कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं किसी
वैद्युत क्षेत्र के, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी बाह्य परीक्षण, जो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले नए तरीके से डिफाइन करना हो, मतलब ये कहें इंग्लिश में डिफाइन करना, तो हम कहते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज placed at a point inside a external electric field is called intensity of electric field at that point। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज placed at a point inside and a external electric field is called intensity of electric field at that point। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है परीक्षण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हमने दोनों तरीके से डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसकी जो मात्रक इसका बनेगा, जो इसकी यूनिट बनेगी, न्यूटन पर कूलाम बनेगा। F का मात्रक न्यूटन होता है, मतलब बल का मात्रक न्यूटन होता है, और Q का मात्रक हमने बता रखा था कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और इसी चीज के बारे में, इसी बल के बारे में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था कूलाम, और कूलाम ने इस बल के नेचर के बारे में बताया कि दो आवेशों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स वर्क करता है, उसका नेचर कैसा होता है। अब हम उसी नेचर के बारे में, उसी फोर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको आप अपने कॉपी पर डेफिनेशन के साथ नोट कर लेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके डेफिनेशन के साथ नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मैंने दोनों चीजें दोनों तरीके से दोनों को डिफाइन कर दिया, है ना। डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। अब आगे बात करेंगे कूलाम के नियम की, है ना। कूलाम के नियम किसके बारे में बात करता है? कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम होता है, आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के बारे में बताता है ना। द कूलाम लॉ shows the nature of force acting between the two charges। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम लिखा हुआ, हेडिंग लिखी हुई। अब इस चीज समझते हैं। देखो, मैंने अभी बात कही थी कि जब कोई दो आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जाएंगे, जब कोई दो आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जाएंगे, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। एक हमने कहा है Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में एक फोर्स कार्य करेगा। वो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव, मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता किस प्रकार के चार्ज, हमें ये बता दिया कि दो अलग अलग चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब किसकी कितनी वैल्यू है पता नहीं, कौन प्लस वाला है, कौन सा माइनस वाला, कुछ पता है, मतलब कौन धनात्मक कौन, ये नहीं पता। उन्होंने बताया कि अगर दो आवेश एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। इनके बीच में क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। इस बल का जो नेचर होता है, इस बल की जो वैल्यू होती है, ये जो बल होता है वो होता क्या है? आवेशों के मान Q1 और Q2, आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मीनिंग क्या है इसका? कि अगर इन आवेशों की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, कि चाहे Q1 की बढ़ाओ चाहे Q2 या दोनों बढ़ जाए,
किसी आवेश की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो उनके बीच में कार्य करने वाले बल का मान भी बढ़ता है। जैसे कि चुंबक, दो चुंबक हैं, अगर उनका साइज बढ़ता जा रहा है तो उनके बीच में कार्य करने वाला, वर्क करने वाला जो फोर्स होगा वो भी बढ़ता जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। ठीक वही चीज यहां पर भी, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा एफ का मान बढ़ेगा। तो किस प्रकार से बढ़ेगा? दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ बोथ चार्जेस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं इसको, और यही इसका फर्स्ट लॉ होता है। कूलाम के नियम में से पहला नियम होता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बोथ चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पॉइंट वाइज हर एक चीज नोट करते रहेंगे। दूसरा बात क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से चुंबक को नजदीक लाने पर या उनके बीच की दूरी कम कर देने पर उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उनके बीच की दूरी को बढ़ा देने पर बल का मान घट जाता है, कम पड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो F का मान होता है बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनवर्स रिलेशन किस रूप में होता है? 1/r² के फॉर्म में होता है। r क्या होता है? इनके बीच की दूरी होती है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो r है, और इनवर्स के रूप में चलता है कि r की वैल्यू बढ़ेगी तो f का मान घटेगा, और r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू घटेगी तो f का मान बढ़ेगा। तो हम ये कहते हैं, ये कहा है कि दोनों के बीच में कार्य करने वाला जो बल होता है, कार्य करने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस is inversely proportional to the square of distance between the both charges। दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज किया जाए, मिलाया जाए, तो दोनों इक्वेशन से को मिलाने पर हमें ये मिलता है कि F प्रोपोर्शनल है Q1, मिलता है कि F प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के भी, और प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, ये एक ही फोर्स इस तरह भी काम करेगा, वही फोर्स इस पर भी डिपेंड करता है, तो दोनों को एक साथ में लिखा जा सकता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट, यहाँ आपको प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का निशान दिख रहा है, तो आपको पता होना होता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं और उसके जगह पर इक्वल का साइन लेकर के आते हैं तो वो अपने साथ में एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेकर के आता है। नियतांकों का कोई वैल्यू हमारे नियतांक हमारा k मान लेते हैं हम, क्यों k आता है, और क्यों F इज इक्वल टू बनता है Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो F इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r² बनता है। ये जो k की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है जब दोनों आवेश निर्वात में रखे होते हैं। जब दोनों आवेश निर्वात में रखे होते हैं, हम इसको इस चीज को हम इधर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जब दोनों आवेश निर्वात में रखे होते हैं, इनके बीच में कोई भी माध्यम ना होकर के वायु हो या निर्वात हो, तो k का मान जो निकल के आया था प्रयोगों के द्वारा, जो k का मान निकल के आता है वो निकल के आता है 9 गुणे 10 की पावर 9 के रूप में। 9 क्रॉस 10 की पावर 9 निकल के आती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें रखा हो, मतलब जब दोनों आवेश क्या हो, वायु में रखे हो या वैक्यूम में रखे हो, या यूं कहें वायु में या निर्वात में रखे हो, तो k का मान प्रयोगों के द्वारा निकल के आया था 9 गुणे 10 की पावर
9 होती है। और इसको ये जो नंबर होते हैं तो इसको लिखने का नोटेशन भी दिया गया था कि 9 क्रॉस 10 की पावर 9 तब को लिखने का तरीका है कि हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ये लिख करके दिखाया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह पर इन दोनों मतलब वायु और मतलब इन दोनों के बीच में अगर वायु या निर्वात ना हो करके उनके बीच में कोई माध्यम, जैसे कि कांच ला करके इनके बीच में रख दी गई है, मतलब कोई ग्लास की बनी हुई कोई प्लेट ला करके रख दी गई है ना, कोई मोटा सा कागज ला करके रख दिया, कोई भी माध्यम हो, लकड़ी वगैरह कुछ भी ला करके रख दिया, तब ये कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है और इस के की जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के रूप में देखने को मिलती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, वायु के लिए के का मान 1 होता है, और अदर चीजों के लिए, अदर माध्यम के लिए के का मान चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलती है। इस तरह से ये के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। अब ये मतलब कि दोनों जगह पे के है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इसे हम इसको कैपिटल के मान लें तो हम इसको स्मॉल के मान सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। स्मॉल के मान सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये पता होना चाहिए के का मान हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अगर वायु आई है, निर्वात आ जाए तो के का मान 1 मानना होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए स्मॉल के इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्मॉल के इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी कैपिटल के का जो मान रखेंगे वो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 के बराबर रखी जाएगी। अगर कोई अन्य माध्यम आता है तो 9 क्रॉस 10 के पावर 9 अपॉन, और जो स्मॉल के का मान दिया होगा आपकी बुक में या जो क्वेश्चन में, उसको उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। बात समझ में आई? तो ये होता है के का मान। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही हमारा निकल के इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को कहते हैं, एप्सिलॉन को माध्यम की कहते हैं, इसको माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर यहाँ पर इसके साथ में नॉट लगा दिया जाए तो वो निर्वात की, मतलब माध्यम कौन सा होगा, निर्वात का होगा या वायु का होगा। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन के साथ में 0 लगा हो, ध्यान रखिएगा, अच्छे से बनाइएगा इसको थोड़ा सा ऐसे करके। तो एप्सिलॉन जो होता है, इसको हम पढ़ते क्या है, ये लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड में हम इसको कहते हैं एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है उसको, जो एप्सिलॉन होता है उसको कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन के साथ में नॉट लगा हुआ है तो हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और या इंग्लिश में बोलते हैं वैद्युतशीलता को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन को कहते हैं। तो बस यही इसमें हमारे जानने वाली चीजें होती है, और यही होता है कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसको अच्छे से समझाएगा। अगर कुछ भी फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको मैसेज करेंगे, हम उसको पढ़ लेके आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कूलाम के नियम में बस इतना ही है, और आगे चलते हैं और एक डेरिवेशन करके देखते हैं। अगला डेरिवेशन जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो मैंने डेफिनेशन बता रखी है, समझा भी रखा है।
अब उसके लिए क्या कोई नया फार्मूला आ सकता है? नहीं, मतलब एक फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हमें एफ की वैल्यू ना पता हो तब क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे, उस केस में कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चलते हैं कूलाम के नियम के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम ड्राइव करके देखते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होता है कि क्या होती है, कि किसी भी आवेश के चारों ओर फैले या किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेक्स्ट चार्ज प्लेस्ड इन अ external electric field is called intensity of electric field at that point। ये हमारी डेफिनेशन हुआ करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं और इसके एक नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे हमने कहा, ये हमारा यहाँ पर एक चार्ज हमने रख दिया है जिसकी वैल्यू क्यू है, हमने इसको Q1 दिखा दिया, मान लिया। इसी के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नया चार्ज लेकर के आते हैं, इसको हम Q2 से दिखा रहे हैं। और उनके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, हम इसको R2 से, R से दिखा रहे हैं। हमने कहा दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। दैट्स मीन देयर इज टू चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस एट अ डिस्टेंस R टू ईच अदर। एक दूसरे से R की दूरी पर रखे हुए हैं, R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार, अगर हम कूलाम के नियम के अनुसार बात करें, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा, एक वैद्युत बल कार्य करेगा। उसकी वैल्यू होती F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने इस बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट पढ़ा था। क्यू नॉट मतलब दूसरा वाला चार्ज, तो हम यहाँ पर हम Q2 मान लेते हैं, है ना। ये तो पढ़ा था ना, वहां पर क्यू नॉट यूज करते थे, यहाँ पर Q2 यूज कर लिया, क्योंकि हम बाहर से कोई बाहर से कोई एक आवेश लेकर के आते हैं, तो बाहर से लाने वाला जो आवेश है वो Q2 है यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। कंफ्यूज बेटा मत होना, Q2 का मतलब होता है जो बाहर से लाया परीक्षण आवेश, जिस पर हम काम कर, मतलब जिस पर हम पहले वाले चार्ज का प्रभाव देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा Q0 कहो या Q2। यहाँ पर हमने माना, वहाँ Q0 माना था, यहाँ पर Q2 माना, यही हमारा परीक्षण आवेश है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसको Q रहने दीजिएगा, इसको Q0 कर लीजिएगा। बात एक ही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी कि समीकरण 2 में हम f का मान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें f आ रहा है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर या f का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो भाई, समीकरण 2 में या इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मान जो होता है वैल्यू है रख के पुट डाउन की जाएगी। तो देखो f का मान हम अलग कर सकते हैं और क्यू 1/Q2 ऐसा लिखा सकता है, इसको हमारे ऐसा अलग करके लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, अब देखो इसमें वैल्यूज रखो f की, तो ये f क्यों लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला साथ में चल रहा है क्या, 1/Q2 रखा चल रहा है ना। तो इस Q2 से इस Q2 को कैंसिल किया जा सकता है, तो इस तरह से हमारा बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर।
और ये हमारा नया फॉर्मूला ई के लिए मिल जाता है। जब दिए गए आवेश का मान पता हो, दोनों आवेश के बीच की दूरी पता हो, तो हम ई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। Q1 वो आवेश होता है जिसका वैद्युत क्षेत्र होता है। Q2 वो आवेश होता है जो उस वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। आपको आपके बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² लिखा गया होगा। कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको Q मान लीजिए, इसको Q0 मानेंगे तो यहाँ पर Q आ जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमें समझना जरूरी है, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस ये होता, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी नोटेशन हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया फॉर्मूला। और इसको जो फील्ड होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये फॉर्मूला जो होता है वो इस आधार पर ड्राइव किया जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा एक बिंदु मान रखा है। ये हमारा बिंदु आवेश है जिसको हमने O पर रखा हुआ, मतलब बिंदु O पर एक आवेश है Q1। इसके नजदीक या इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो हम कहते हैं, जब इसको हेडिंग के रूप में जब आपको दिया था तो इस रूप में दिया जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस रूप में हेडिंग मिलती है ना। बस यही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए ये निकल के आती है कि अब एक नया सिस्टम हम पहले कंसिडर करेंगे, उसके बाद आगे के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग ये जानते हैं, अगर दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जैसे हम वैद्युत बल कहते हैं। दोनों निगेटिव चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मतलब रिपल्सिव फोर्स का काम करेगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिसमें एक निगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों, इस तरह दोनों को मिला करके एक निकाय या एक सिस्टम बनाया जाए और दोनों बहुत ही छोटी दूरी पर रखे जाएं, लेकिन उन्हें मिलने ना दिया जाए। एक छोटी दूरी पर रखा जाए और लेकिन उन्हें बाउंड कर दिया जाए कि वो एक दूसरे से मिलने ना पाए। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। हम ये कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम in which two equal and opposite charge are placed to each other at a small distance. Electric dipole is a system in which two equal and opposite charges are placed at a small distance. ठीक है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा डेफिनेशन, ये हमारी हेडिंग है। हम अब तक जो बात कर रहे थे इसी के बारे में बात कर रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो चार्जेस होते हैं, दो अपोजिट चार्ज होते हैं जिनका परिमाण समान होता है परंतु उनके नेचर क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर
रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड टू ईच अदर एट ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आता जब भी आता है तो उसमें क्या होते, दो फोर्स काम करते हैं। एक माइनस का अपना फोर्स काम करता है, एक प्लस का अपना फोर्स कार्य करता है। दो फोर्स एक साथ में काम करते हैं। जब दो फोर्स एक साथ में काम करते हैं तो उन फोर्स के कारण उस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण बन जाता है। आघूर्ण का मतलब होता है दो समान आवेश एक ही समय पर कार्य करें। दो समान आवेश एक दूसरे पर एक ही समय में कार्य करते हैं, तब वो कहलाता है आघूर्ण। तो हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे या हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं। अब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपको सबसे बात बता दिया गया कि यहाँ पर एक बल कार्य करेगा और ये बल किस बात पर निर्भर करता है, जो आघूर्ण होता है किस बात पर निर्भर करता है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P से डिनोट करते हैं और जो P होता है ये दोनों आवेशों के में से किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम P से दिखाते हैं। P का जो मान होता है Q इंटू 2L के बराबर होता है, मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, या यूं कहें इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is a product of electric charge and a distance between the both charges। ठीक है, हम ये कहते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ठीक है, और ये होता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और इसका अगर मात्रक पूछा जाए, इसका यूनिट पूछा जाता है तो हम कहते हैं कूलाम, C फॉर कूलाम, और 2L मतलब दूरी। दूरी कितनी है, 2L है, और दूरी को हम मीटर में दिखाते हैं तो P का मात्रक बनेगा कूलाम मीटर, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो कूलाम मीटर, हिंदी में भी लिख सकते हैं। नोटेशन के रूप में देना है तो CM लिख सकते हैं, C-M। ये ध्यान रखना है, दो प्रकार अलग अलग प्रकार के मात्रकों के बीच में हमेशा डैश लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो अलग अलग दिखें। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम लोग और आगे भी कई सारी चीज़ें हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, तो आगे की चीज़ें जो आने वाली हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू बच्चों, और आप लोग इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और जिस किसी बच्चे को अगर नोट्स की भी ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें वो सेंड करेंगे, अपना नाम, अपनी क्लास और चैप्टर का नाम, जिस चैप्टर का आप नोट्स चाहिए होते हैं उसको आप सेंड करेंगे, अपना मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो उसके नोट्स PDF के फॉर्म में दे दिए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।